यह कहानी समाज के हाशिए पर जी रहे इरुला जनजाति के लोगों की दर्दनाक सच्चाई को उजागर करती है। जब एक गरीब मजदूर राजकन्नू चोरी के झूठे आरोप में पुलिस हिरासत में लिया जाता है, तो उसकी पत्नी सैंगनी न्याय के लिए संघर्ष करती है। पुलिस की बर्बरता और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ वकील चंद्रू उनका एकमात्र सहारा बनते हैं। यह फिल्म न सिर्फ एक कानूनी लड़ाई की कहानी है, बल्कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली संदेश भी देती है। कुछ लोग जेल के सामने अपने परिवार के सदस्यों की रिहाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां का नजारा कुछ अलग था। जो कैदी आदिवासी या निचली जातियों से आते हैं, उन्हें तुरंत रिहा नहीं किया जाता, पहले उनकी जांच होती है। दूसरी ओर कुछ पुलिसकर्मी बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक मामले को उजागर नहीं किया था। इसीलिए वे जेल अधिकारियों को रिश्वत देते हैं, ताकि जिन कैदियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें अप्रमाणित मामलों में आरोपी बनाकर खुद को प्रमोशन दिलाया जा सके। इस बीच विलुपुरम के एक उप जिले में निचली जाति के इरुला जनजाति के कुछ लोग सांप और चूहे पकड़ने का काम करते हैं, क्योंकि एक निचली जाति और गैर मान्यता प्राप्त जातीय समूह से आते हैं। अक्सर अमीर लोगों सहित समाज से भेदभावपूर्ण और कठोर व्यवहार सहना पड़ता है। एक शाम राजकन्नू अपनी पत्नी सेंगनी को बच्चा पैदा करने के लिए मना रहा था। सेंगनी ने पहले घर की खराब हालत के कारण मना किया, लेकिन राजकन्नू ने पक्का घर बनाने का वादा किया। सेंगनी ने याद दिलाया कि उनकी निचली जाति के कारण अधिकारियों से अनुमति मिलना मुश्किल होगा। उसी रात भारी बारिश से उनका घर गिर गया, जिससे दुखी हो गए। अगले सुबह सरपंच की पत्नी ने गलती से अपनी बालियां गिरा दी। तभी एक सांप चूहे की तलाश में आ गया, जिससे घबरा गई और चिल्लाने लगी। सरपंच ने तुरंत राजकन्नू को सांप पकड़ने के लिए बुलाया। राजकन्नू ने सांप ढूंढते समय गिरी हुई बाली भी पाई और लौटा दी। फिर भी सरपंच की पत्नी ने उसे तुच्छ समझा और उसे गांव का हिस्सा नहीं माना। अगली रात मैथरा नाम की एक शिक्षिका इरुला लोगों को पढ़ाना चाहती थी। वह जाति भेद किए बिना सभी को समान मानती थी। एक दिन कुछ इरुला लोगों ने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, लेकिन उनकी पहचान न होने के कारण अधिकारियों ने फिर से मना कर दिया। कर्मचारियों ने कहा कि उनके पास न जमीन है, न रहने की जगह और न ही मतदाता सूची में शामिल है, इसलिए प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। इसी बीच धार्मिक आयोजन में सेंगनी को उल्टी महसूस हुई और उसने राजकन्नू को अपनी गर्भावस्था की खबर दी। राजकन्नू खुश हुआ और अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। गांव में बढ़ती परेशानियों और जिम्मेदारियों के बीच राजकन्नू समझता है कि सिर्फ छोटे मोटे कामों से अब गुजारा नहीं होगा, खासकर तब जब उनका परिवार जल्द ही बढ़ने वाला है। मजबूरी में वह शहर जाकर काम करने का फैसला करता है, ताकि अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। लेकिन उसकी पत्नी संगीनी, जो जल्द ही मां बनने वाली है, उसे रोकने की कोशिश करती है। वह नहीं चाहती कि राजकन्नू उसे इस हाल में अकेला छोड़कर जाए। भारी मन से दोनों हालात को समझते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। गांव के कई और लोग भी बेहतर जीवन की तलाश में शहर की ओर बढ़ रहे हैं। राजा के मन में एक ही सपना है, अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाना। उधर मैथरा इरुला लोगों को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी सरपंच के घर से पैसे और गहने चोरी हो गए। पहले तो किसी पर शक नहीं था, लेकिन सरपंच की पत्नी रो रही थी, गालियां दे रही थी और पछता रही थी कि उसने सांप पकड़ने के लिए राजकन्नू को घर बुलाया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि चोरी किसने की थी। बिना सबूत के ही पुलिस और सरपंच ने राजकन्नू पर चोरी का आरोप लगा दिया। पुलिस अधिकारी गुरुमूर्ति ने राजकन्नू की गिरफ्तारी का आदेश दिया और रात में इरुला बस्ती पर धावा बोल दिया। पुलिस ने वहां के लोगों को बेरहमी से पीटा, यहाँ तक कि गर्भवती सेंगनी को भी घसीटा। एक बुजुर्ग पुलिसकर्मी ने रोका, लेकिन गुरुमूर्ति ने अनदेखा कर दिया। राजकन्नू न मिलने पर पुलिस ने सेंगनी को ही गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद चेन्नई हाई कोर्ट के सामने वकीलों के एक समूह ने पुलिस के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व वकील चंद्रू ने किया। इसके बाद आईजी पेरुमाल सामी ने चंद्रू से बात की। चंद्रू अचानक हाई कोर्ट में दाखिल हुआ और कुछ गरीब परिवारों की मदद के लिए हैबियस कॉर्पस मामलों में वकालत करने लगा। वह उन दोषियों के मामलों को देख रहा था
जिन्हें रिहा करने के बाद फिर से गिरफ्तार किया गया था। हैबियस कॉर्पस एक कानूनी प्रक्रिया है जो अवैध गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ न्याय और मुआवजा दिलाने का काम करती है। इसके बाद पुलिस का वकील देर से अदालत में पहुंचा, जिससे न्यायाधीश ने उसकी पेशेवर नैतिकता पर सवाल उठाए। चंद्रू ने कोर्ट में खुलासा किया कि पुलिस ने कई वर्षों तक विभिन्न आरोपों में लोगों को गिरफ्तार किया था और उन पर हिंसा की थी। पुलिस के वकील ने इसे खारिज करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रू ने इसके खिलाफ ठोस और साक्ष्यपूर्ण सबूत पेश की। आखिरकार न्यायाधीश ने आवेदनकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की। चंद्रू एक ऐसा वकील है जो गरीबों, निचली जातियों और उन लोगों की मदद करता है जिन्हें अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से परेशान किया जाता है। वह हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ता है और लोगों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करता है। चंद्रू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ जुड़ता है, तभी सेंगिनी, मैथरा और उसके बच्चे के साथ वहां आती है, यह समझते हुए कि सिर्फ चंद्रू ही उसकी मदद कर सकता है। चंद्रू से मिलने के लिए सेंगिनी और मैथरा चंद्रू के घर गए। वहां सेंगिनी ने अपनी जिंदगी में झेली हुई विभिन्न प्रकार की हिंसा के बारे में बताया। दुखी सेंगिनी ने बताया कि कैसे उसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया और पीटा था। सेंगिनी और उसके परिवार को बार बार यातनाएं दी गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी, सिर्फ चीखती और रोती रही। इस बीच गांव वालों ने चोरी के आरोप में राजकन्नू को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जहां उसे बांधकर बेरहमी से मारा गया। पुलिस की पूछताछ में किसी ने भी चोरी कबूल नहीं की, क्योंकि सब निर्दोष थे। लेकिन पुलिस ने राजकन्नू को और ज्यादा परेशान किया, यहाँ तक कि उसके जख्मों पर मिर्च और नमक डालकर उसे तड़पाया। शाम को मोसाकुट्टी ने पुलिस से अनुरोध किया कि राजकन्नू की बहन को छोड़ दिया जाए। इससे गुस्से में पुलिस ने सबके सामने उसका अपमान किया। कुछ समय बाद सेंगिनी जेल में अपने पति से मिलने पहुंची। उसे हाथ पैर बंधे हुए लटकता देख उसका दिल दहल गया। जब पास गई तो उसके शरीर पर गहरे जख्म देखकर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इरुत्तप्पन और मोसाकुट्टी ने कहा कि अब इस यातना को और सहन नहीं कर सकते, लेकिन राजकन्नू ने उन्हें समझाया कि धैर्य रखना होगा, क्योंकि सच उनके साथ है और उन्होंने कोई चोरी नहीं की। सेंगिनी फिर रो पड़ी जब उसके पति को गंभीर चोटों के कारण खाना निगलने में दिक्कत हो रही थी। यह देखकर गुरुमूर्ति और भड़क गया और उसने राजकन्नू को फिर से घसीटकर लॉकअप में डाल दिया। इसी बीच एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने सेंगिनी को सलाह दी कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मदद मांगे, जिससे उसके पति की जान बच सके। सेंगिनी मदद के लिए एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंची, लेकिन उसने उसे झिड़क दिया और कहा कि राजकन्नू चोर है। उसने यह भी कहा कि वह न तो इरुला जनजाति की वजह से अमीर बना और न ही उसकी जाति की वजह से, इसीलिए कोई मदद नहीं करेगा। इसके बाद सेंगिनी एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पास गई, लेकिन पुलिस के पास झूठे गवाह होने के कारण वहां से भी कोई सहायता नहीं मिली। मामला और बिगड़ गया जब पुलिस ने दावा किया कि राजकन्नू और उसके दोनों भाई जेल से भाग गए हैं। फिर भी सेंगिनी ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने पति की तलाश और उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार किसी ने उसे मशहूर वकील चंद्रू से मिलने की सलाह दी, जो हमेशा शोषितों के लिए लड़ते थे। चंद्रू से मिलने के बाद सेंगिनी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। चंद्रू ने ध्यान से पूरा मामला समझा और राजकन्नू उसके भाई के केस से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों की जांच की। उन्होंने पाया कि पुलिस ने इस मामले में न सिर्फ कानून बल्कि नैतिकता की भी सारी हदें पार कर दी है। सेंगिनी और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए चंद्रू ने अधिकारियों के सामने याचिका दायर करने का फैसला किया और तर्क दिया कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी को भी गिरफ्तार या परेशान नहीं किया जा सकता। सेंगिनी को चंद्रू ने यह याद दिलाया कि अदालत साक्ष्य पर आधारित होती है और मुकदमे में विरोधी पक्ष शक्तिशाली हो सकते हैं, जिससे उनकी न्याय के लिए लड़ाई और भी कठिन हो गई। इसके बावजूद उन्होंने अदालत जाने का निर्णय लिया और मुकदमे की तैयारी में जुट गए। चंद्रू ने सेंगिनी से कहा कि उसे सच बोलना होगा
ताकि उनके पति को बचाया जा सके। मुकदमे की शुरुआत में चंद्रू ने जज से कहा कि उनकी क्लाइंट सेंगनी अपने पति की तलाश कर रही है, जो पुलिस कस्टडी में अपने 2 भाइयों के साथ लापता हो गए। चंद्रू ने अदालत से हैबियस कॉर्पस के लिए आवेदन किया और पुलिस द्वारा दाखिल किए गए सभी मामले और कस्टडी से संबंधित दस्तावेजों की जांच करने की मांग की। इसके बाद सेंगनी ने अदालत में गवाही दी और बताया कि उसने आखिरी बार अपने पति को पुलिस कस्टडी में खींचते देखा था, लेकिन अब पुलिस ये दावा कर रही थी कि वे कस्टडी से भाग गए हैं। सेंगनी की गवाही सुनने के बाद जजों ने चंद्रू द्वारा पेश किए गए हैबियस कॉर्पस आवेदन को स्वीकार किया और मुकदमा 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान चंद्रू ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को खारिज किया और क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति मांगी, जिसे जज ने मंजूरी दी। इस चरण में चंद्रू ने डॉक्टर महेश के बयान को गलत साबित किया और साबित किया कि वह झूठ बोल रहा था। चंद्रू ने यह तथ्य पेश किया कि जो बातें महेश ने कही वे असंगत थीं और ये बातें पुलिस स्टेशन के आसपास की घटनाओं से मेल नहीं खाती। इसके बाद चंद्रू ने इंस्पेक्टर बश्याम को गवाह के रूप में पेश करने का अनुरोध किया, जिसे शुरुआत में पुलिस ने अस्वीकार कर दिया। हालांकि चंद्रू ने जजों को यह समझाया कि अन्य अदालतों के कानूनों से प्रेरित कई न्यायिक सिद्धांत हैं जो हैबियस कॉर्पस मामलों में क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति देते हैं। इस तर्क को स्वीकार करते हुए जजों ने चंद्रू के अनुरोध को मंजूरी दी और पुलिस को आदेश दिया कि वे इस मामले के सभी गवाहों को पेश करें। मुकदमे के दौरान चंद्रू ने एक नई गवाही पेश की, जिसमें बताया गया कि इंस्पेक्टर बश्याम ने कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी और केवल पहले से मौजूद रिपोर्टों को कॉपी किया था। यह सब चंद्रू ने गवाहों से लिए गए बयानों से साबित किया, जिन्होंने कोर्ट में पुलिस के दबाव में झूठ बोला था। इसके बाद बश्याम ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट उन्होंने नहीं बल्कि उनके दोस्त ने लिखी थी। यह सुनकर जजों ने उन गवाहों को सजा दी जिन्होंने झूठ बोला था और पुलिस की गलत कार्यवाही की जांच की। इसके बाद पुलिस प्रमुख को अपने विभाग के बचाव के लिए एक वकील के रूप में पेश और गांव के मुखिया ने सेंगनी से मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाला। उसने यह भी धमकी दी कि यदि सेंगनी ने मुकदमा वापस नहीं लिया तो वह उनके घर को नष्ट कर देगा। अगले दिन गुरुमूर्ति ने अपने सदस्यों को आदेश दिया कि वे सेंगनी को पुलिस स्टेशन लेकर जाएं, लेकिन सेंगनी ने शर्त रखी कि वह बिना वकील के पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। इसके बाद पुलिस ने सेंगनी की बेटी का अपहरण कर लिया, जिससे सेंगनी पुलिस स्टेशन जाने के लिए मजबूर हो गई। सेंगनी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां गुरुमूर्ति ने उसे फिर से मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाला और पैसे की पेशकश की, लेकिन सेंगनी ने फिर से मना कर दिया, जिससे गुरुमूर्ति गुस्से में आ गए और उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद पुलिस प्रमुख ने सेंगनी को रिहा करने का आदेश दिया और उसे पुलिस कार में घर भेज दिया। यह सब सेंगनी ने चंद्रू को पहले ही फोन करके बताया था और चंद्रू ने तुरंत एक जज से संपर्क किया। जज ने पुलिस प्रमुख को आदेश दिया कि वह सेंगनी को रिहा करे और उसे अधिकारी कार से घर भेजे। अगले दिन मुकदमा फिर से शुरू हुआ और पुलिस ने गवाह पेश किए जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने तीनों आरोपियों को कस्टडी से भागते हुए देखा था, लेकिन चंद्रू ने फिर से समय मांगा ताकि वह अपने बचाव की तैयारी कर सके। जब चंद्रू घर पर था तो वह सेंगनी से नाराज था क्योंकि उसने पहले सच नहीं बताया था। संजनी के लिए वकील के रूप में काम करना छोड़ने का फैसला करने के बाद मित्रा चंद्रू से विनती करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने संगीनी से यह बात न कहने के लिए कहा था क्योंकि मित्रा मानती है कि एक शिक्षक के रूप में वहां के 3 लोग अब भी निरक्षर हैं, इसलिए उनके लिए फोन का उपयोग करना असंभव है। यदि वह इरुतप्पन की आवाज थी तो जरूर कोई और उसे कॉल करने में मदद कर रहा था। मित्रा की यह व्याख्या सुनने के बाद चंद्रू को एहसास होता है कि संजनी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। वह जागरूक होकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है और अंततः संजनी का बचाव करने के लिए वापस लौटने का निर्णय लेता है क्योंकि उसने पहले सच नहीं बताया था।
कि तीनों लोग अशिक्षित हैं और फोन का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसके बाद चंद्रू ने सेंगनी को पूरी तरह से बचाने का फैसला किया। चंद्रू ने आखिरकार उस फोन नंबर की जांच की जिससे इरुट्टापन ने वरदराजालू से संपर्क किया था और पाया कि वह नंबर केरल का था। इसके बाद चंद्रू, मैथरा और सेंगनी केरल जाते हैं ताकि राजेश से मिल सके, जो उस पब्लिक फोन बूथ का मालिक था जहां से कॉल किया गया था। चंद्रू एसटीडी बूथ के मालिक राजेश को गवाह के रूप में कटघरे में बुलाता है और उससे पूछता है कि उस दिन वहां क्या हुआ था। राजेश बताता है कि कुछ दिन पहले 3 लोग वहां आए थे और सीधे एसटीडी बूथ के अंदर चले गए, इसीलिए उसका ध्यान उनकी ओर गया और वह उन तीनों को पहचान सकता है। राजेश, जो बूथ का मालिक है, उन तीनों को पहचान लेता है और पुलिस इंस्पेक्टर को अदालत में पेश किया जाता है, जहां वह खुलासा करता है कि सरपंच और राजनीतिक पार्टियों का उन पर बहुत दबाव था, इसी कारण इरुट्टप्पन बनकर फोन किया गया था। अब चंद्रू जज से कहता है कि इस पूरे मामले में पुलिस शामिल है। वह कहता है कि उसे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। यह केस लोकल पुलिस के हाथ में नहीं होना चाहिए था। यह मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। चंद्रू ने जज से निवेदन किया कि आईजी परमलसामी को जांच सौंपे। दूसरी ओर एजी राममोहन तुरंत परमलसामी के पास गए और उनसे कहा कि पुलिस विभाग को शर्मिंदा न करें। इसके बाद चंद्रू परमलसामी से मिले। परमलसामी हैरान थे कि एक वकील जो पुलिस पर विश्वास नहीं करता और पुलिस से नफरत करता है, वह उनके साथ सहयोग क्यों करेगा। चंद्रू ने इसका जवाब देते हुए केस फाइल पेश की और कहा कि इस फाइल का अध्ययन करें। यह साबित करेगा कि कुछ पुलिस अधिकारी अपराधियों से भी ज्यादा क्रूर हैं। केस फाइल पढ़ने के बाद परमलसामी और चंद्रू निम्न जाति में जाकर जानकारी लेने के लिए पहुंचे। वहां पुलिस के अत्याचार और उनके द्वारा किए गए अपराधों को सुनकर परमलसामी की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद परमलसामी ने गुरुमूर्ति और उसके सदस्यों की जांच शुरू की। जांच के दौरान एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि उसे नहीं पता था कि ये 3 कैदी असली अपराधी हैं या नहीं, और उसने अपने सहयोगियों द्वारा किए गए कार्यों की निंदा की क्योंकि बहुत अमानवीय थे। इसके बाद चंद्रू के साथ मिलकर उन्होंने केरल जेल में इन 3 कैदियों की खोज की, लेकिन नहीं मिली। बाद में उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में एक दुर्घटना पीड़ित के शव की खोज से संबंधित पुलिस रिकॉर्ड पाया। फोटो मैत्रा को दी गई। मैत्रा दुखी हो जाती है क्योंकि फोटो में जो लाश है वह राजकन्नू की है। मैत्रा यह खबर सेंगानी को देती है और यह सुनते ही सेंगानी बुरी तरह से रोने लगती है। केवल इतना ही नहीं, अन्य 2 कैदियों के परिवार भी अपनी परिवारों की सुरक्षा को लेकर निराश महसूस करते हैं। राजकन्नू की लाश मिलने के बाद राममोहन बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह लगातार दबाव महसूस कर रहा था। फिर उसने गुरुमूर्ति से सच बताने के लिए मजबूर किया। गुरुमूर्ति बताता है कि उसने राजकन्नू को इसलिए यातना दी क्योंकि उसने चोरी का अपराध स्वीकार नहीं किया था। वह इस कारण गुस्से में था क्योंकि उसे कई पक्षों से मामले को हल करने का दबाव था। कुछ समय बाद राजकन्नू मृत पाया जाता है। अंततः गुरुमूर्ति राजकन्नू के शव को उठाकर सड़क किनारे फेंक देता है ताकि ऐसा लगे कि उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी। इसके बाद गुरुमूर्ति इरुट्टप्पन और मोसाकुट्टी को दूसरी जेल में स्थानांतरित कर देता है। फिर गुरुमूर्ति और उसके सहयोगी ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे लगे कि तीनों कैदी जेल से भाग गए थे। मुकदमे के दौरान राममोहन ने तर्क दिया कि राजकन्नू का शव जेल के बाहर मिला, इसलिए इसे पुलिस की हिंसा का परिणाम नहीं माना जा सकता। हालांकि चंद्रू ने इस तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर राजकन्नू की पहले ही मौत हो चुकी थी और फिर उसका शव कहीं और फेंका गया तो यह साबित करता है कि कुछ गड़बड़ है। यह भी बताया कि राजकन्नू की मौत की परिस्थितियां और तीनों कैदियों के भागने की असंगत घटनाएं संदेहास्पद हैं। इसलिए चंद्रू ने फिर से न्यायाधीशों के पैनल से आग्रह किया कि इरुट्टप्पन और मोसाकुट्टी को खोजा जाए क्योंकि यही इस मामले के एकमात्र गवाह हैं। अंततः न्यायाधीश ने दोनों व्यक्तियों को खोजने के लिए समय दिया और मुकदमे को स्थगित कर दिया।
दूसरी ओर मैत्रा, सेंगनी और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने राजकन्नू और उसके 2 भाइयों के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इसी बीच राम मोहन ने चंद्रू को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रू ने केवल यही जवाब दिया कि कानून ही उनका हथियार है। गुरुमूर्ति को घूरते हुए चंद्रू ने कहा कि उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा जिसने राजकन्नू की हत्या की। इस बीच डीजीपी ने पेरुमालसामी को बुलाया और उससे कहा कि पुलिस को मुकदमे में जीत दिलानी होगी, क्योंकि हारने से पुलिस की छवि खराब होगी। लेकिन पेरुमालसामी ने मना कर दिया और कहा कि वह अपने विवेक के अनुसार काम कर रहा है और यह पुलिस की छवि बचाने के लिए भी जरूरी है। इसके बाद पेरुमालसामी ने गहराई से जांच जारी रखी, जिसमें फॉरेंसिक सबूतों और मुखिया के घर में पाए गए फिंगरप्रिंट की जांच भी शामिल थी। आभूषण की दुकान के मालिक से भी पूछताछ की, जहां से सबूत मिले थे। इस जांच से यह सामने आया कि असली अपराधी राजकन्नू नहीं बल्कि कोई और था। इसी दौरान डीजीपी ने सेंगनी को भी बुलाया और अदालत में अपना मुकदमा वापस लेने को कहा, बदले में मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सेंगनी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दूसरी ओर चंद्रू और मैत्रा ने इरुट्टप्पन और मोसाकुट्टी को केरल की एक जेल में खोज निकाला। यह सुनकर गुरुमूर्ति को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब गंभीर मुसीबत में फंस सकता था। मुकदमे के एक और दौर में मोसाकुट्टी को गवाह के रूप में अदालत में पेश किया गया। उसने बताया कि चोरी की बात कबूल करने के लिए लगातार यातनाएं दी गई। पुलिस ने राजकन्नू की छोटी बहन के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा खुलासा किया कि गुरुमूर्ति ने बार बार राजकन्नू के सीने पर लात मारी और आधी रात को लटकाया। जगाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। फिर पुलिस ने राजकन्नू की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया, लेकिन तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मोसाकुट्टी ने कहा कि पुलिस ने आंखें बंद कर इरुट्टप्पन की आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर दोनों को दूसरी जेल में ले जाया गया। इसके बाद जांच जारी रही, जिसमें फॉरेंसिक डॉक्टर से पूछताछ की गई, जिसने राजकन्नू के शव का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर ने बताया कि राजकन्नू की पसलियां टूट चुकी थी और उसके सीने पर जूतों के निशान मिले थे। इसके अलावा उसकी आंखों में मिर्च पाउडर भी पाया गया। डॉक्टर ने कहा कि आमतौर पर मिर्च पाउडर आंखों में डाला जाए तो तेज जलन और प्रतिक्रिया होती है, लेकिन राजकन्नू की आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जो यह साबित करता है कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद पेरुमालसामी ने अपनी जांच के नतीजे पेश किए। उसने बताया कि अपराध स्थल पर 2 फिंगरप्रिंट मिले, एक राजकन्नू का और दूसरा असली चोर रवि का। इसके अलावा ज्वेलरी शॉप के मालिक ने भी पुष्टि की कि चोरी का आभूषण बेचने वाला राजकन्नू नहीं बल्कि कोई और था। पेरुमालसामी ने यह भी खुलासा किया कि गुरुमूर्ति ने असली अपराधियों से रिश्वत ली थी। राममोहन ने तर्क दिया कि पेरुमालसामी का बयान राजकन्नू की मौत के मामले से जुड़ा नहीं है, लेकिन चंद्रू ने इसका खंडन करते हुए कहा कि जहां राजकन्नू का शव मिला, वहां के अपराध स्थल की जांच में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। वहां पर जो पैरों के निशान मिले, वे गुरुमूर्ति के पैरों के निशानों से मेल खाते थे। इसके अलावा कार के टायर के निशान भी गुरुमूर्ति की कार के निशानों से मिलते थे। यह बात पेरुमालसामी की जांच से भी सिद्ध हो गई कि राजकन्नू और उसके साथियों पर लगाया गया मामला पूरी तरह से गलत था और यह गुरुमूर्ति और उसके साथियों द्वारा की गई एक सोची समझी साजिश थी। राजकन्नू की मौत हिरासत में ही हो चुकी थी और बाद में उसका शव ठिकाने लगाया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई, जिसके बाद न्यायाधीश ने विचार विमर्श के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। कुछ समय बाद अदालत ने अंतिम फैसला सुनाया। न्यायाधीशों के पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि राजकन्नू पर चोरी का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए इरुट्टप्पन और मोसाकुट्टी को तुरंत रिहा किया जाए। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि गुरुमूर्ति और उसके साथियों को राजकन्नू की हत्या और झूठे आरोप लगाने के लिए सजा दी जाए। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह आदेश दिया कि राज्य सरकार सेंगनी को 3 लाख रुपए का मुआवजा दे, जबकि इरुट्टप्पन
मोसा कुट्टी और राज कन्नू की छोटी बहन को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इरुला जनजाति को गांव के बीचों बीच 12 वर्ग फुट की जमीन दी जाए ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। अंत में चंद्रू की दलीलों और पक्के सबूतों के आधार पर अदालत फैसला सुनाती है कि राज कन्नू और उसके भाइयों को गलत तरीके से गिरफ्तार कर यातनाएं दी गई। न्यायालय पुलिस अधिकारियों को कठोर दंड देता है और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश देता है। सेंगनी को न्याय तो मिल जाता है, लेकिन अपने पति को खोने का दर्द हमेशा के लिए उसके दिल में रहता है। यह कहानी अन्याय के खिलाफ लड़ाई, सच्चाई की जीत और न्याय व्यवस्था की शक्ति को दर्शाती है, जिससे समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगती है।